Purushottam ji, welcome. Namaskar. It's so absolutely wonderful to have you amidst us in this series of talk. I wouldn't stand between Purushottam ji and the audience that we have. I'll have to make it short, otherwise it just becomes too long. I've written it today. Professor and former chairperson, Center of Indian Languages at Jawaharlal Nehru University, author of seminal works on Kabir. So he is an authority on Kabir, and he is the go-to man as far as Kabir is concerned. And he has written Padmavat, an epic love story. And mainly, Who is Bharat Mata, which is an edited compilation of Nehru's writings. So one can say that what he does not know about Nehru is not worth knowing. So, Purushottam ji, I'm so grateful. Our page is really privileged to have you among us today. Purushottam Agarwal will speak on Nehru and the idea of India. नेहरू और उनकी जो परिकल्पना थी हिंदुस्तान की, उसके बारे में चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब. पुरुषोत्तम जी, over to you. Thank you, Ashok ji. Thank you very much. And I'm indeed grateful for this opportunity to reflect once more on the seminal contribution of the great visionary जवाहरलाल नेहरू. मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, और व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ नोट करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि एक निजी तौर से पिछले 2-3 दिन से ये सीरीज आप चला रहे हैं और 1 सप्ताह तक आपको इसको चलाने का इरादा है. ये एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि नेहरू किसी पार्टी या किसी फिरके तक सीमित व्यक्ति नहीं है. हर उस हिंदुस्तानी को, बल्कि हर उस इंसान को जो दुनिया के एक बेहतर भविष्य की, हिंदुस्तान के एक बेहतर भविष्य की इच्छा रखता है, उसे जवाहरलाल नेहरू में दिलचस्पी होनी चाहिए, उसे जवाहरलाल नेहरू के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए. ये जो विषय तय किया है मैंने आज बात करने के लिए, नेहरू की भारत संकल्पना, नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया, इस पर बात करने के पहले सबसे पहले हम इस बात को याद रखें कि भारत, और वास्तविकता ये है कि 1648 की वेस्टफीलिया ट्रीटी के पहले यूरोप में भी या दुनिया में कहीं भी नेशन स्टेट की कोई धारणा थी नहीं. साम्राज्य होते थे और उन साम्राज्यों में कई नेशंस रहते थे, कई कौमें रहती थी. मुगल साम्राज्य था, सफावी साम्राज्य था, जार का अपना साम्राज्य था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेशन स्टेट जिसे आज हम जानते हैं और जिसमें सारी दुनिया बटी हुई है, वो यूरोप के इतिहास में 16वीं सदी 1648 की वेस्टफीलिया ट्रीटी के बाद आता है. और उसमें जो धारणा नेशन स्टेट की बनी यूरोप में, चूंकि वो विभिन्न साम्राज्यों के टूटने की प्रक्रिया थी, तो उसमें ये बना कि भाई एक भाषा हो, एक मजहब को मानने वाले हों. मजहब का मतलब ऐसे तो वहाँ सब ईसाई थे, लेकिन रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी झगड़ा था. वो युद्ध हुआ असल में इसी कारण था. तो एक भाषा के मानने वाले, एक मजहब के मानने वाले, एक एथनिसिटी, एक नस्ल के लोग, एक तरह की कल्चर और खान पान वाले लोग, ये एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. अब आप जरा गौर कीजिए इस बात पर कि अपने देश में भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, जो इस बात पर बल देते हैं कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपका नेशनलिज्म कुछ संदिग्ध है. अगर आप एक भाषा यानी हिंदी का वर्चस्व स्वीकार नहीं करते, अगर आप वेजिटेरियनिज्म का वर्चस्व स्वीकार नहीं करते, तो आपका नेशनलिज्म कुछ कमजोर है. बाय द वे, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे नॉन वेजिटेरियंस उस तरह मत समझिएगा कि मैं निजी तौर से परेशान हूँ. मैं निजी तौर से परेशान इसलिए हूँ कि मैं वेजिटेरियन होते हुए ये मानता हूँ कि ये मेरा या सरकार का काम नहीं है कि ये तय करूँ कि कौन क्या खाएगा. एनीवे,
तो ध्यान दें इस बात पर कि एक देश, एक भाषा, एक धर्म, ये जो एक का व्यामोह है, एक के साथ ये जो ऑब्सेशन है, ये जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और उनसे सोचने के लिए हम आपको कहना चाहिए कि असल में ठेठ यूरोपीय अवधारणा है, ये ठेठ यूरोपीय अवधारणा है। और इसीलिए पश्चिमी देशों में डायवर्सिटी को हैंडल करना उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका में गैर प्रोटेस्टेंट्स की, अंग्रेजी के अलावा दूसरी जुबानें बोलने वालों की तादाद बढ़ी तो अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। पिछले 20 साल से अमेरिका में बेचैनी चल रही है कि साहब कैसे होगा। सैमुअल हंटिंगटन साहब ने किताब ही लिख दी, हु आर वी, द ग्रेट आइडेंटिटी डिबेट इन यूएसए। और ये किताब 9/11 के बाद संभवतः 2002 या 3 में लिखी गई थी। यही हालत इंग्लैंड की है, यही हालत फ्रांस की है। अब इसकी तुलना जरा आप भारत से करें। भारत नेशन स्टेट के रूप में तो जाहिर है कि नहीं था, और उस अर्थ में कहें मॉडर्न अर्थ में तो नेशन भी नहीं था। लेकिन इसी अर्थ में भारत जो नेशन की प्रचलित अवधारणाएं हैं उनको चुनौती देने वाली एक सत्ता है। ऐसा नहीं है, ये धारणा बहुत गलत है कि भारत में भारतीयता का बोध अंग्रेजों के आने के बाद पैदा हुआ या अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते हुए पैदा हुआ। ऐसा कुछ नहीं, ये बोध अंग्रेजों से बहुत पुराना है। और जैसे आज भारत के नाम से हम जानते हैं उस भूखंड की एकता, उसकी सांस्कृतिक एकता और उसकी एक खास पहचान का बोध भी बहुत पुराना है। और इसके प्रमाण आप विष्णु पुराण से लेकर नामदेव तक और नामदेव से लेकर जायसी तक देख सकते हैं। मैं इन चीजों पर लिख चुका हूं, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। तो वो एक तरह की आध्यात्मिक साधनाओं की, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की एकता का बोध बहुत क्लियर था, और उसी के साथ विविधताओं के सम्मान का बोध भी बहुत स्पष्ट था। ये कोई नहीं कहता नामदेव से कि अगर आप हिंदी में भक्ति की कविता नहीं करते तो आप कुछ कम नेशनल। ये कोई नहीं कहता कबीर से कि अगर आप मराठी में नहीं लिखते तो मराठी में या महाराष्ट्र में आपका सम्मान नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि विविधता में एकता केवल स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गढ़ा गया नारा नहीं था। विविधता में एकता भारतीय सांस्कृतिक अनुभव का सार है। विविधता भारत का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, और ये हम अपने निजी जीवन में, निजी अनुभव में जानते हैं। ना उस तरह की एक रूपता नहीं है। मैंने अभी जैसे आपको अभी कहा कि मैं वेजिटेरियन हूं, बाकी मेरे परिवार के सभी सदस्य नॉन वेजिटेरियन। और ये केवल मेरे जैसे परिवार की बात नहीं है, ऐसे ढेरों परिवार होंगे। मैं हिंदू हूं, और तमिलनाडु का हिंदू इसलिए कम हिंदू नहीं हो जाता कि वो हिंदी नहीं बोलता, तमिल बोलता है। और वो भी मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं कम हिंदू हो जाता हूं क्योंकि मैं मुंडू नहीं पहनता, पायजामा पहनता हूं। ये जो विविधता है, मैंने इसीलिए जानबूझ करके हिंदू समाज के भीतर से उदाहरण दिया। और ये बात आप इस्लामी परंपरा के प्रसंग में भी कह सकते हैं, ईसाई परंपरा के प्रसंग में भी। हमारे देश में चाहे कोई भी धार्मिक परंपरा हो, उसकी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचानें, उसकी अपनी खास ऐतिहासिक पहचानें सुरक्षित रही हैं, और उनके साथ एकता का एक बोध बना रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के सामने चुनौती ये थी कि इस प्राचीन सभ्यता को, जिसकी विविधता में एकता के अलावा दूसरी विशेषता निरंतरता है, कंटिन्यूटी, इस सभ्यता को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में कैसे बदलना है। निरंतरता, ध्यान दीजिए आप, जिस तरह की बैलगाड़ी और हल का इस्तेमाल आज होता है, लगभग वैसी ही बैलगाड़ी और हल का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। केवल अकेली संस्कृति, प्राचीन भाषा नहीं है। तमिल की भी परंपरा हजारों साल पुरानी और कंटिन्यूअस परंपरा है। संस्कृत तो
सिवाय पंडितों और विद्वानों के किसी के बीच में बोली समझी नहीं जाती। तमिल तो जनता की भाषा भी, तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है और साथ साथ करेंट स्पोकन लैंग्वेज भी। तो ये जो निरंतरता है और दूसरी तरफ विविधता में एकता है, हम लोग जरा ये सवाल पूछें अपने आप से कि भारत की कोई कल्पना जो इस बात को नकारती हो, क्या वो प्रामाणिक कल्पना होगी और क्या वो सस्टेनेबल होगी? जो बात कही जाती है आजकल, और सही बात कही जाती है, कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं समाज की और जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसकी मार दूसरे तक ही रहेगी, आप तक भी आएगी। आज मांसाहारी भोजन को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते अहमदाबाद में, कल को मांसाहारी भोजन पर बैन भी लग सकता है। और ये डिस्प्ले पर बैन अहमदाबाद में क्यों सीमित रहेगा, वो भोपाल में भी लग सकता है, लखनऊ में भी लग सकता है। और ये हम सब जानते हैं कि हिंदुओं में भी मेजॉरिटी मांसाहारी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो किसी एक चीज को ही सब कुछ मान लेने की जो आदत है, ये प्रामाणिक भारतीयता की कल्पना में बहुत बड़ी बात है। इसी तरह निरंतरता, ऐसा तो है नहीं कि 12वीं 14वीं सदी तक तो भारत की प्रगति होती रही या सांस्कृतिक निरंतरता चलती रही फिर एकाएक टूट गई, ऐसा तो है नहीं। भाई तुलसीदास जी अकबर के ही समकालीन थे ना, विक्रमादित्य के समकालीन तो थे नहीं। कुछ लोगों को अकबर से बड़ी चिढ़ते रही है, लेकिन उसी समय तुलसीदास सक्रिय है और स्वयं अकबर के दरबार में तानसेन सक्रिय हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो स्वयं वैष्णव साधक वैष्णव गुरु हरिदास के शिष्य थे और कविता भी करते थे खुद भी। बीरबल और टोडरमल बल्लभ संप्रदाय के थे, दोनों अकबर के दरबारी थे। दादू राजस्थान के प्रसिद्ध संत, उनके पंथ में मान्यता है कि वो अकबर से मिलने गए थे और अकबर के साथ उनका 40 दिन संवाद चला था। तो ये जो निरंतरता है ये आज तक चली आ रही है, विविधता और एकता आज तक चली आ रही है। नेशन स्टेट जब बनना है भारत को, भारतीय आंदोलन आजादी के लिए था। आजादी का मतलब ये कि एक मॉडर्न नेशन के रूप में उपनिवेशवाद से मुक्त होकर भारत एक आजाद देश बने। तो उस आजाद देश का मॉडल क्या होगा, क्या ये संभव है? मैं यहां केवल पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, और मैं केवल ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप इस पर एक तरह की आदर्शवादिता से सोचें। मैं ठोस व्यवहारिक बात कर रहा हूं। मैं फिलहाल आदर्शवादिता की बात नहीं करता कि नहीं कर रहा कि साहब देश को डेमोक्रेटिक होना चाहिए या नहीं, और डाइवर्सिटी, मान लीजिए कि डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, मान लिया, या डाइवर्सिटी किसी एक खास तरह की ट्रेडिशन और कल्चर की हेगेमनी में होनी चाहिए, मान लिया, क्या वो चल पाएगी? वो डोमिनेंस चल पाएगा? हेगेमनी तो एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उसको एक तरफ कर दें, क्या वो डोमिनेंस इस तरह का चल पाएगा? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस नारे से केवल गैर हिंदुओं को परेशानी नहीं है, इस नारे से दक्षिण के हिंदुओं को भी परेशानी है, पूर्व के हिंदुओं को भी परेशानी है। संविधान सभा में राजभाषा के सवाल पर जब बहस हो रही थी तो हिंदी के अत्यंत उत्साही समर्थकों को लगभग डांटते हुए जिन लोगों ने कुछ कड़ी बातें कही थी, उनमें से एक का नाम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो आगे चलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। उन्होंने कहा था हिंदी वालों से कि ऐसा है कि केवल आपकी भाषा महान नहीं है, नोबेल प्राइज मेरी भाषा में यानी बांग्ला में आया। आप देख सकते हैं संविधान सभा की राजभाषा संबंधी कार्रवाई में। तो ये जो चीज है, विविधता में एकता और सांस्कृतिक अनुभव की निरंतरता, इसके बिना आप एक स्वतंत्र और मजबूत
भारत देश की कल्पना नहीं कर सकते। स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रगतिशील तत्व थे वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे, और यही नेहरू की भारत संकल्पना के केंद्र में। नेहरू इस मामले में बहुत स्पष्ट है, और इसीलिए इस तरह की संकल्पना को आमतौर से नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैं एक बार फिर कुछ मित्रों को, आजकल चूंकि मैं लगातार ये बातें कर रहा हूं तो बहुत से मित्रों ने सुनी होंगी पहले भी, एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जिस संकलन का भी जिक्र किया अशोक जी ने, जो नेहरू के लेखों और उनके बारे में लिखे गए लेखों का संकलन है, हु इज भारत माता, जिसका अब हिंदी, कन्नड़ और मराठी 3 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। वो मैंने जो शीर्षक लिया है, हु इज भारत माता, वो खुद नेहरू से लिया है। नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी में भी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इस बात का जिक्र किया है कि हम जाते हैं जलसों में बात करने, लोगों से प्रचार करने, और नारा लगता है भारत माता की जय। तो नेहरू अपनी ऑडियंस से और अपने रीडर से, जो उस किताब को पढ़ रहा है, उससे सवाल पूछती हैं कि कौन है ये भारत माता जिसकी आप जय का नारा लगा रहे हैं, और जवाब देते हैं कि असल में हिंदुस्तान का हर इंसान, औरत या मर्द, सवर्ण या दलित, हिंदू या मुसलमान, हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी, भारत का हर व्यक्ति है भारत माता। खास करके जो उत्पीड़ित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, वे हैं असली भारत माता। उनकी जय ही भारत माता की जय है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह की, क्या जय का मतलब क्या है। क्या भारत माता की जय एक हिंसक आक्रामकता की जय होनी चाहिए, या भारत माता की जय एक समावेशी, इंक्लूसिव सोशल और पॉलिटिकल विजन की जय होनी चाहिए, एक ह्यूमन वर्ल्ड आउटलुक की, मानवीय और संवेदनशील सोच की जय होनी चाहिए। इसीलिए जो यूरोपीय किस्म का राष्ट्रवाद है, जिसे आजकल भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के नाम पर परोसा जा रहा है, उसके विपरीत हमारे स्वाधीनता आंदोलन में एक नए तरह की राष्ट्रवाद की कल्पना की। और इसीलिए बहुत सारे लोग भारत को आउटलायर टू द आइडिया ऑफ नेशन कहते हैं। यानी जो नेशन का यूरोप के द्वारा परिभाषित आइडिया है, उससे आगे, उससे अलग है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्षों पहले यूरोप को याद दिलाया था और अमेरिका को कि भारत की जो नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, उससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के लक्ष्य को दादा धर्माधिकारी ने बहुत सुंदर नाम दिया था, मानवनिष्ठ भारतीयता। भारतीयता पर गर्व, भारतीय होने का बोध, बट विदाउट लूजिंग योर ह्यूमननेस। इसलिए मानवनिष्ठ भारतीयता। अब ये बातें केवल सांस्कृतिक और कलात्मक नहीं हो सकती। अगर आप इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, अगर आप एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उसका कुछ ठोस आधार होगा। नेहरू इस बात को भली भांति जानते थे कि किसी भी राजनीतिक सांस्कृतिक प्रोजेक्ट में असली सवाल यह है कि उसका बेसिक, फंडामेंटल, दूसरे शब्दों में मटेरियल और इकोनॉमिक आधार क्या है। वो ढांचा कैसा होगा जिससे कि इस तरह का समाज बने। ये सवाल भारत जैसे देश में अन्य देशों की तुलना में 100 गुना अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो 70 साल का रोना रोते हैं, उन लोगों को एक दो चीजें याद दिलाना जरूरी है। और जो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इस बात का कष्ट है कि अंग्रेज देर से आए और जल्दी चले गए,
एक दो बातें उनकी सेवा में, जैसे परम प्रगतिशील और करुणावान और दलितों आदि के प्रति संवेदनशील अंग्रेजी राज कहा जाता है। उस अंग्रेजी राज में 1875 से 1900 तक के 25 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोग कृत्रिम अकालों के शिकार हुए थे। ये डॉक्यूमेंटेड है। माइक डेविस इस पर दिल हिला देने वाली किताब लिख चुके हैं। 1.5 करोड़ कृत्रिम अकालों में, ऐसे अकालों में जिनमें सरकार किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रही थी और जो अकाल सरकारी नीतियों के कारण पड़ रहे थे। और उस समय सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, बल्कि शायद उससे भी कम। दूसरे महायुद्ध के दौरान यूरोप में लड़ती हुई एलाइड फोर्सेस के लिए अनाज की कमी ना हो, इसलिए बंगाल में कृत्रिम अकाल क्रिएट किया। और चर्चिल, जिनको यूरोपीय कॉमन सेंस सभ्यता को नाजीज्म से बचाने का श्रेय देता है, उन श्रीमान चर्चिल ने सचेत रूप से ऐसी नीति अपनाई कि सारे का सारा अनाज पहले अंग्रेजी फौजों तक पहुंचे। और नतीजा बंगाल का काल, जिसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। उसके बाद विभाजन, यूरोप के होलोकॉस्ट की बहुत चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन 1875 से 1900 तक के अकाल, बंगाल का काल और विभाजन की विभीषिका, ये किसी होलोकॉस्ट से कम नहीं थे। और स्वाधीन भारत की लीडरशिप को इस पृष्ठभूमि में नवनिर्माण करना था। उस पृष्ठभूमि में नवनिर्माण करना था जिसमें कि 1707 में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 24% था और 200-250 साल के अंग्रेजी राज के बाद 1947 में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 3% रह गया था। माइक डेविस के अनुसार, मैं उनका वाक्य कोट कर रहा हूं, कि अगर भारत में अंग्रेजी राज की उपलब्धि को एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये है कि इन पूरे सैकड़ों सालों में भारत की पर कैपिटा इनकम में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं। और ऐसी स्थिति में नेशनल लीडरशिप के सामने सवाल था कि हम एक स्ट्रॉन्ग, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव नेशन का निर्माण करें। और वो उपलब्धियां जो हासिल की गई वो छोटी मोटी नहीं थी। उनके बारे में केवल एक मेटाफरिकल सूचना देकर के मैं आइडिया ऑफ इंडिया पर लौटूंगा। सन 47 में हिंदुस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 साल थी। सन 63 में, यानी नेहरू के निधन के कुछ समय पहले, हिंदुस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल हो चुकी थी। 1.5 गुनी से अधिक वृद्धि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, जीवन आशा में, औसत उम्र में, ये फालतू की नीतियों से संभव नहीं होती। सही नीतियां अपनाई गई थी तब ये संभव। एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है कि जिस हालत में मुल्क मिला था, उस दुर्दशा से, उस दुर्व्यवस्था से निकाल के सन 63 तक नेहरू और उनके साथी मुल्कों को कहां तक ला सके। इन सब चीजों को भूल करके जब इस तरह की फिजूल की बातें की जाती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के असर में कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो केवल एक बात कहने का जी करता है, वो ये कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज, चाहे कोई परिवार, एहसान फरामोशी अच्छी चीज नहीं होती, कृतज्ञता अच्छी चीज नहीं होती।
और ये सब नीतियां संभव इसलिए हुई कि देयर वाज अ सर्टेन आइडिया ऑफ इंडिया में। उस आइडिया ऑफ इंडिया की जो बहुत स्पष्ट विशेषता है वो हम सब ने देखी, हमने उसकी बात की, इंक्लूजन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। और इस सिलसिले में मैं एक बार और याद कर लूं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत के लिए जिस मेटाफर का इस्तेमाल किया था, महामानव समुद्र, वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि महामानव समुद्र, जब समुद्र आप कहते हैं तो समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां अपनी पहचान खो देती हैं। समुद्र में मिलने के बाद गोदावरी गोदावरी नहीं रहती, कृष्णा कृष्णा नहीं रहती, गंगा गंगा नहीं रहती, तो सब समुद्र। किसी देश को, किसी राष्ट्र को ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे नेहरू द्वारा इस्तेमाल किया गया मेटाफर ज्यादा अच्छा लगता है। नेहरू ने भारत के लिए इस्तेमाल किया है पैलिम्सेस्ट का मेटाफर। पैलिम्सेस्ट यानी पांडुलिपि का पन्ना। और नेहरू लिखते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक अनुभव मुझे एक ऐसे पांडुलिपि के पन्ने के जैसा दिखता है जिसमें किसी समय एक इबारत लिखी गई, उसके बाद दूसरी इबारत लिखी गई, उसके बाद तीसरी, और फिर एक के बाद एक ना जाने कितनी इबारतें लिखी गई, लेकिन जो पहली इबारत थी वो पूरी तरह कभी नहीं मिटी, उसके अक्स आखिरी इबारत तक में झांक जाते हैं। यह है कल्चरल कंटिन्यूटी। इसी का मैंने आपसे जिक्र किया कि मोहनजोदड़ो की बैलगाड़ी और मोहनजोदड़ो का हल आज 21वीं सदी में भी आपके पास मौजूद है। दिस इज द कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और फिर वो चुनौतियां, वो समस्याएं जिनका मैंने संकेत किया, जिसका मेटाफर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 31 साल होना। ऐसे में आइडिया ऑफ इंडिया चाहिए। नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो केवल कल्चरल फिनोमिनन नहीं है, वो एक इकोनॉमिक और सोशल फिनोमिनन, जिसमें इन मामले में नेहरू बहुत स्पष्ट है कि वे सामाजिक न्याय चाहते हैं, आर्थिक न्याय चाहते हैं, इस अर्थ में समाजवादी, लेकिन किसी एक पार्टी की दादागिरी, किसी तरह की तानाशाही या राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की उपेक्षा, इस बात के लिए वो कम्युनिस्टों की और उस तरह के सोशलिस्टों की कठोर आलोचना भी करते हैं। व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक हैं, वे व्यापार को एक रेगुलेटेड स्वाधीनता देने के समर्थक हैं। इस अर्थ में वो लिबरल और डेमोक्रेट है। इस पर बहुत से लोग हंसी मजाक करते हैं, चुटकुले करते हैं कि साहब ये क्या ना ये ना वो, आधा तीतर आधा बटेर, ये क्या बात हुई, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि कम से कम भारत ने अपने सांस्कृतिक अनुभव से सीखा है कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं। अति का मोह बहुत होता है, लेकिन निजी जीवन हो या सार्वजनिक, सही रास्ता तो बीच में ही निकालना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा की स्थापना खामखा में नहीं की। एक बैलेंस्ड व्यू जो हमारे लिए उचित है, जो मानवीय मूल्यों के अनुकूल है, वो हमें अपनाना है। हम ना तो कैपिटलिज्म को डॉगमेटिकली अपना लेंगे और ना ही सोशलिज्म को डॉगमेटिकली अपना लेंगे। और इसलिए एक प्रोग्राम चाहिए, एक पर्सपेक्टिव चाहिए, और वो प्रोग्राम और पर्सपेक्टिव मूल रूप से आप देख सकते हैं, मेरी पुस्तक में वो संकलित है और इनफैक्ट ऑनलाइन भी आसानी से उपलब्ध है। 1931 की कराची कांग्रेस का जो सोशल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, जिसमें कहा गया है कि जब भी पूर्ण स्वराज आएगा और कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी तो उस समय काम के घंटे नियमित होंगे, सिविल राइट्स और डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एंश्योर की जाएंगी,
अनटचेबिलिटी की समाप्ति इंश्योर की जाएगी, स्टेट सभी धर्मों के प्रति एक सा रवैया रखेगा, यानी सेकुलर स्टेट होगी, स्त्री पुरुष के बीच समानता इंश्योर होगी, डेमोक्रेसी होगी। हम अपनी उपलब्धियों को नकारने वाले एक ऐसे अजीब कृतज्ञ समाज बन गए हैं। आपका देश आजाद होता है 1947 में, गणतंत्र बनता है 1950 में, पहला चुनाव होता है 1952 में, और 21 साल की उम्र हासिल कर चुका हर नागरिक वोट देने का अधिकारी। थोड़ा याद कीजिए, यूएसए में स्वाधीनता आ गई थी 1776 में, और सभी स्टेट्स में वोट देने का अधिकार औरतों को मिला था 1920 में। एपार्थाइड 1966 तक यूएसए के दक्षिणी राज्यों में कानूनी था। सेग्रीगेशन वाज लीगल। यूरोपीय देश ग्रीस को, यूनान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। वहां स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1952 में मिला था। इंग्लैंड में राजा के अधिकारों को सीमित करने वाला मैग्ना कार्टा 12वीं सदी में हो गया था। मजदूरों और औरतों को वोट देने का पूरा व्यापक अधिकार 1927 में मिला था। ये वो भारत कल्पना थी जिसमें माना गया कि देश के नवनिर्माण की ये दिशा है और इस नवनिर्माण में देश के हर नागरिक का योगदान होना चाहिए। ऐसा भारत और उसके ठोस आधार, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसकी अपनी सीमाएं हैं, हो सकती हैं, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो है अतियों का नकार, अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स। वो आज भी प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा। नॉन अलाइन मूवमेंट, अब आप उसको लिटरली आज लागू करना चाहें संभव नहीं है, क्योंकि 2 सुपर पावर ही खत्म हो चुकी है, केवल एक ही सुपर पावर रह गई है। लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट का सार क्या था? कि भारत जैसा देश, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंत में नेहरू ने लिखा है कि भारत सेकंड फिडल प्ले करने के लिए नहीं है। दुनिया के मामलों में या तो भारत की एक हैसियत होगी और या कुछ नहीं। तो वो स्थिति आप कैसे हासिल करेंगे? किसी एक कैंप के पिछलगुआ बन के वो स्थिति तो नहीं आप हासिल कर सकते। तो नॉन अलाइनमेंट, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन, और ये सब होना था। नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में ये कहा था कि बहुत व्यापक और दूरगामी परिवर्तन होंगे, लेकिन वो सारे परिवर्तन भारतीय जनता की अपनी चिंतन परंपरा, अपनी प्रज्ञा के अनुकूल होंगे, इन अकॉर्डेंस विद द जीनियस ऑफ इंडियन पीपल। इससे ज्यादा को प्रचार कोई हो नहीं सकता कि नेहरू भारतीय चिंतन परंपरा में रूटेड नहीं थे या कुछ कम भारतीय थे। असल में नेहरू ईमानदार व्यक्ति थे और वो जानते थे कि जिस तरह की शिक्षा दीक्षा उनकी हुई है उसमें उन्हें भारत को गहराई से समझना होगा, उसको डिस्कवर करना होगा। और ये हम सबके साथ सच है भाई। कुएं के मेढ़क की तरह आप अपने गांव को, अपने नगर को, अपने घर को भारत मान के बैठ जाए तो अलग बात है, वरना भारत इतना विविध, इतना उत्तेजक, इतना व्यापक सांस्कृतिक अनुभव है कि हमें से हर एक को अपने लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया करनी होती है, करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो नेहरू की भारत संकल्पना है वो एक ही साथ आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है, और उसका लक्ष्य है मानवनिष्ठ भारतीयता, ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म, इंक्लूसिव सोशल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर आधारित हो, जो समता परक हो, जो समता की ओर जाने वाली नीतियों पर आधारित हो। और ये भारत संकल्पना मैं मानता हूं, उम्मीद है कि आप भी मानेंगे, इसके रूपों में फर्क आ सकता है,
जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें तो है नहीं, दुनिया जैसे बदल रही है उसके अनुसार आपको चलना होगा, लेकिन इसकी मूल दिशा, इसका मूल ओरिएंटेशन मैं ये मानता हूं कि भारत के लिए एटर्नली रिलेवेंट। नेहरू की भारत संकल्पना की डिटेल्स आपको डेटेड लग सकती हैं, लेकिन उसका सार एटर्नली रिलेवेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने वैसे गागर में सागर भर दिया, मगर जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बैठा हूँ, मैं थोड़ा और आराम से बैठ गया था अपनी कुर्सी पर, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुना है और मुझे मालूम है कि इस कदर भंडार है आपके पास बातों का, नेहरू से रिलेटेड बातों का, कि मेरा ख्याल है वो शुरू करने में ही तो अगर एक जना कोई डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पढ़ ले सिर्फ, तो उनको पता चलेगा कि नेहरू जी का आइडिया ऑफ इंडिया आखिर था क्या। मतलब बाकी बहुत सारी चीजें हैं। आपके लिए कुछ सवाल हैं सब इस भारत की परिकल्पना और उसकी निरंतरता में दक्षिण भारत को एक तरफ कर देना कदाचित इस बात का भी संकेत है कि दक्षिण भारत ने शायद अपनी भारतीयता को उस ढंग से सामने नहीं रखा जैसे उत्तर भारतीय ब्राह्मणवाद के आगे रखा। क्या पुरुषोत्तम जी इससे सहमत हैं? मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन किसी हद तक सहमत हूं। ये जो दक्षिण और उत्तर की बात है, दक्षिण भारत का, ये क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या स्क्रीन में अशोक जी? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू, इट्स फाइन। हाँ ओके। हाँ, तो इस बात में किसी हद तक दम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कम से कम नेहरू जैसे लोगों की अगर बात करें तो वो दक्षिण भारत की कोई उपेक्षा नहीं करते। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखें अगर, तो उसमें जो दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विशिष्टताएं, परंपराएं, साम्राज्य आदि हैं, उनका विस्तार से उल्लेख है। और बाद में भी अब लोगों को याद नहीं रहता, लोग उत्तर से ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो अब इसका कोई क्या कर सकता है। यानी जो किताबें स्कूल की हमने पढ़ी हैं, हम तो बहुत बचपन में, यानी मैं तो स्कूल में 50s 60s में था, तब भी मैंने दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा है, साम्राज्यों के बारे में पढ़ा है, वहाँ की कला संस्कृति और महान विभूतियों के बारे में पढ़ा है। ये बात तो सही है, लेकिन ये सही है कि ओवरऑल एक समस्या है कि खास करके उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के बारे में कम जानते हैं और ना जानने पर गर्व करते हैं। ये सब सही है। ओके, भाई अब ये मोहम्मद फरहान साहब जो पूछ रहे हैं तो वैसे ही किया जाए जैसे कर रहे हैं हम। सर, आज के समय में गांधी और नेहरू को लेकर जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, उसको काउंटर कैसे किया जाए, आम जनता तक सही सत्य कैसे पहुंचाया जाए। जैसे हम पहुंचा रहे हैं वैसे ही आप पहुंचाइए, पढ़िए, जानिए, सोचिए और लोगों को पढ़ने के लिए विवश कीजिए, प्रेरित कीजिए, और कैसे पहुंचाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी वाला बीजेपी को आप कैसे देखते हैं? वैसे तो बीजेपी बीजेपी ही है और हिंदुत्व का जो उसका आइडिया और एजेंडा है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन विचार एक होने पर भी व्यक्तित्वों के अलग होने से फर्क तो पड़ता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में फर्क तो है, ये तो मानना होगा। हाँ जी, हो गया। देयर इज नो मोर क्वेश्चन सर सो फार एज आई प्रताप जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत मतलब अब मुझे ये भी मालूम पड़ा कि अभी पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे। इस तरह का भी कुछ एहसास हुआ मुझे। थैंक यू और सो ये मच। मुझे अक्सर, आपकी मैं किताब भी पढ़ता हूँ या आपकी वार्ताएं सुनता हूँ, तो मैं बड़ा लकी पाता हूँ अपने आप को कि कम से कम ये तो मिला, तुम इतने काहिल आदमी हो कि पढ़ने तो वाले नहीं हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन एनलाइटनिंग। और एक मैं बात अपनी ऑडियंस से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पिछले 3 दिनों में जो पुरुषोत्तम जी से पहले साइंटिफिक टेम्पर, फॉरेन रिलेशंस और कल्चरल रिसर्जेंस पे बात हुई है, वो भी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे जो पार्ट्स नहीं हैं, दे आर अ होल। हम सिर्फ
एक एक एंगल से देख रहे हैं, जो कि पुरुषोत्तम जी ने जो कहा आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें शामिल है। हर चीज जो है वो होलसम तरीके से नेहरू जी में मौजूद थी, ये इस बात को पॉइंट आउट करता है। इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय करूं पुरुषोत्तम जी और फिर से थैंक करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि कल बहुत दिलचस्प एक सब्जेक्ट जो कि आजकल बड़ा ही करंट हो गया है, नेशनलिज्म पर सैयद हबीब इरफान साहब बोलेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही जरूरी लेक्चर है जी। और उस पर जरूर है। वैसे तो परसों का जो आदित्य मुखर्जी साहब का है वो है, जो आपका भी पार्ट आया था, क्योंकि आपका तो अम्ब्रेला लेक्चर था कि द कॉन्टेक्स्ट एंड द कंपल्शंस ऑफ नेहरूज इकोनॉमिक पॉलिसी, वो आदित्य मुखर्जी साहब बोलेंगे। और 20th को अपूर्वानंद बोलेंगे सेक्युलरिज्म पे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप ही के सब्जेक्ट की बात हो रही है सर। उन्होंने कहा कि इवन द कांग्रेस हैज स्टॉप्ड यूजिंग द वर्ड सेक्युलरिज्म, और बल्कि मखौल उड़ाया गया 2019 के बाद कि अरे के सेक्युलरिज्म किसी ने मेंशन नहीं किया। तो हम लोग एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है, जिसमें पुरुषोत्तम जी जैसे लोग हमें वो ढाढ़स देते हैं कि नहीं, अभी हमारी जंग हमें करनी है और हमें जीतनी है। पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। और आप इतने बिजी आदमी हैं, इसके बावजूद आपने हमारा न्योता स्वीकार किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद अशोक जी। सभी बहुत अच्छा लोग लगा मुझे ये बात करके, बहुत आनंद आया। थैंक यू, बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।